Shri Nitin Gadkari, and the Minister of State, Shri Upendra Kushwaha. This is Prime Minister Narendra Modi's dream scheme. The scheme integrated development, justice, sanitation, environment, and livelihood. It seeks to not only provide physical infrastructure and access to basic amenities, but also to improve the standard of living, to enrich social capital, and build community spirit. These are the ingredients that will ensure long-term positive change and sustainability of this change. Parliamentarians from across party lines are present here in full strength. For this is a scheme that is meant for each one of them, and it will affect their path towards development of the village they choose to adopt. A Gram Panchayat would be the basic unit of the scheme. It will have a population of 3,000 to 5,000 in plain areas, 1,000 to 3,000 in hilly, tribal and difficult areas, and in certain areas where it is difficult to decide on the village, it will be the choice of the Gram Panchayat to choose the village. The Member of Parliament would be free to identify a suitable Gram Panchayat for being developed as an Adarsh Gram, but the village has to be other than his own or that of his or her spouse. There are 2,65,000 Gram Panchayats in India. Primarily, the goal is to develop these 3 Adarsh Gram Panchayats by March 2019, and here we see the Prime Minister arriving here at the plenary hall, greeting the parliamentarians, and the program. कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ और सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री LC गोयल, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। यहाँ पधारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विभिन्न राज्यों के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास सचिव, विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स, CO जिला परिषद, BDOs, सरपंच और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधिगण, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस योजना के शुभारंभ के साक्षी बनने आए यहाँ उपस्थित महानुभावों, हॉल नंबर 5 और हॉल नंबर 6 में मौजूद महानुभावों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। टीवी, रेडियो और वेबकास्ट के माध्यम से इस शुभारंभ से जुड़े सभी देशवासियों का, मीडिया के हमारे मित्रों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आइए इस शुभ शुरुआत और शुभ सुबह का स्वागत एक बार जोरदार ताली बजाकर करें। हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा था। माँ भारती के इन्हीं गांवों की देखभाल करने के एक नए युग का आज सूत्रपात होने जा रहा है। यूँ तो ग्राम विकास की योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन अब बारी है गांवों को गोद लेने की, एक अभिभावक की तरह उनकी देखभाल करने की। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को 2016 तक एक गांव और 2019 तक और 2 गांवों का विकास करके ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि आसपास के सभी गांवों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाए। यानी गांवों में आदर्श स्थिति सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि अब सच होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शक्ति पाकर मंत्रालय से जुड़ा हर व्यक्ति इस महायज्ञ में अपनी अपनी सेवाओं की आहुति देने में जुट गया। माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा हर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रियों से इस योजना के विषय में लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध है कि कृपया स्वागत भाषण दें।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पे मैं अपने मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी साहब, केंद्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण जो आज इस समारोह में उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, विभिन्न राज्यों से आए ग्रामीण विकास के माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय संसद सदस्यगण, ग्रामीण विकास भारत सरकार के सचिव तथा अन्य विभागों के सचिव, विभिन्न राज्यों से आए हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, विभिन्न राज्यों के जिला कलेक्टर, जिलों से आए हुए जिला परिषद के सीईओ, बीडीओ, मुखिया, प्रधान, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यगण, सरपंचों, यहाँ उपस्थित अन्य देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लाल किला की प्राचीर से भाषण देते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उनकी इसी घोषणा के अनुरूप कार्यक्रम को स्वरूप दिया गया है, जिसकी शुरुआत हमें खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर कर रहे हैं। इसलिए सबसे प्रारंभ में मैं उस महानायक लोकनायक के चरणों में अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश के गांवों का, जहां देश की आत्मा बसती है, समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया। गांव के लोगों का भी हक है, तमाम तरह की उपलब्ध सुविधाएं उनके लिए भी हों। शहरों में जैसी सुविधाएं लोगों के लिए होती हैं, वैसी सुविधाएं गांवों को भी प्राप्त हो, यह उनका हक बनता है। लेकिन अब तक लोगों को वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई। गांव में सभी लोगों के लिए रहने का घर भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। पीने के पानी का, शुद्ध और साफ पानी का इंतजाम नहीं हो पाया। स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। सड़कों का निर्माण अपेक्षित तरीके से नहीं हो पाया। वहाँ देश की सबसे बड़ी ताकत युवाओं का बड़ा हिस्सा बसता है। हम सभी को अन्न उपलब्ध कराने वाला बड़ा वर्ग किसानों का गांव में ही बसता है। लेकिन गांव अभी तक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का काम किया गया है। यूँ तो गांव में सुविधाएं आए, इसकी कोशिश पहले भी की गई है, लेकिन विभिन्न विभागों जिनकी भूमिका गांव की सुविधाएं उपलब्ध कराने में होती हैं, उनके बीच तालमेल का अभाव अब तक दिखता रहा है। विकास के जो विभिन्न घटक हैं, उनके बीच भी समुचित तरीके से तालमेल अभी तक नहीं दिखा है। इस योजना के माध्यम से इनके बीच तालमेल का प्रयास किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रारंभ में 2016 तक एक गांव को इस योजना के तहत लेकर वहां काम पूरा करना है। 2019 तक 3 ग्राम पंचायतों तक इस काम को विस्तार देना है और आगे आने वाले वर्षों में इस काम को और गति देने का काम करना है। इस योजना के कार्यान्वयन में सभी की भागीदारी अपेक्षित है। जन भागीदारी के बगैर संभव नहीं है योजना का सफलतापूर्वक 100% कार्यान्वयन। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में भी देश भर से ग्रामीण स्तरों पे काम करने वाले जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। हमें खुशी है कि प्राथमिक इकाई के भी जनप्रतिनिधि यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, माननीय संसद सदस्यगण भी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। हम अपने मंत्रालय की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होनी चाहिए। विशेष करके मैं माननीय संसद के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, लोगों के साथ काम करने का जो आपका अनुभव है, इन तमाम चीज़ों का लाभ निश्चित रूप से मंत्रालय को, विभाग को प्राप्त होगा और आपकी सक्रिय भागीदारी के बल पे इस योजना को नीचे तक उतारने में हमको सफलता मिल पाएगी। सबसे अधिक आप ही की भूमिका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि जो प्रथम चरण में 2016 तक एक ग्राम पंचायत में इस काम को पूरा करना है, उस ग्राम पंचायत का चयन आप सबसे पहले अविलंब करने की कृपा करें और इस काम को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। तुरंत ही तमाम जो माननीय संसद के सदस्यगण हैं और इस काम में जुड़े हुए दूसरे अधिकारी होंगे, सब लोगों के बीच ओरिएंटेशन का भी कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला है। इसकी भी मैं सूचना आपको देना चाहता हूं। तो इस तरह से मंत्रालय के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को नीचे तक उतारने में, गांव में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमको सफलता मिलेगी। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का फिर से एक बार इस समारोह में, इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा। यूं तो उपलब्धियों को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती, पर श्रेष्ठता का एक मापदंड तो निश्चित ही बनाया जा सकता है। हमारे देश में भी गांवों की कुछ ऐसी मिसालें हैं जो दूसरे गांवों के लिए अनुकरणीय हैं। आदर्श ग्राम का यही सपना सच कर दिखाया है इन गांवों ने। आइए देखते हैं ऐसे ही 2 गांवों की एक झलक।
आजादी के 68 साल के बाद भी अकाट्य सत्य के समान स्थापित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन, भारत अपने गांवों में बसता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। एक आदर्श गांव कैसा हो, ये खोज हमें ले गई तेलंगाना के वारंगल जिले के एक गांव में। यहाँ है पानी की सप्लाई 100%, सफाई 100%, टीकाकरण 100%, बाल श्रम का अंत 100%। स्वागत है आपका गंगा देवी पल्ली गांव में। गंगा देवी पल्ली की कहानी शुरू होती है उस पहले कदम से जो उठा नशे के खिलाफ। एक समिति बनी नशा बेचने वालों और नशा करने वालों की खैर नहीं। नशे के खिलाफ बनी समिति की सफलता ने गांव को जैसे एक नई राह दिखा दी। गंगा देवी पल्ली में आज करीब 25 समितियां हैं। इनकी जिम्मेदारी गांव में हर परियोजना ठीक से शुरू हो, लगातार चले और कड़ी निगरानी में रहे। जल समिति ने गांव के सहयोग से एक टैंक बनाया। आज गांव के हर घर में पानी का कनेक्शन है। एक प्राइवेट फर्म ने गांव में पानी का फिल्टरेशन प्लांट लगाने की पेशकश की। नतीजा हर घर पहुंचा पीने का शुद्ध जल। स्वच्छता समिति ने खुले में शौच की समस्या को समझा। सिर्फ 3 महीने का समय, गांव के हर घर में शौचालय बन गया। गंगा देवी पल्ली में सफलता की 3 चाबियां हैं: लोगों की भागीदारी, लोगों से जुड़ा सुशासन और निर्धारित नेतृत्व ढांचा। लक्ष्य तय हुए, उन्हें हासिल किया सबने साथ मिलकर। अब कोई ताला नहीं जो खुल न सके। पक्की सड़कें, शिक्षा की रोशनी, 50 साल की उम्र तक के हर गांववासी को पढ़ना लिखना सिखाया गया। इस गांव के लोग अब शहरों की तरफ नहीं दौड़ते। महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने महिलाओं को दी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। एक आदर्श गांव का मॉडल बनकर उभरा है गंगा देवी पल्ली गांव। ये उत्सव है आत्मनिर्भरता का। भाइयों बहनों, देश बनाना है तो गांव से शुरू करें। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए और 16 के बाद और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। एक आदर्श गांव की तलाश हमें गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर जिला साबरकांठा के ब्लॉक तलोद के गांव पुनसरी तक ले आई है। प्रवेश के साथ ही ये गांव हमें काफी व्यवस्थित, हरा भरा और हाईटेक नजर आ रहा है। गांव पुनसरी में सुबह की शुरुआत लाउड स्पीकर्स पर चल रहे भजनों से होती है। सुबह सवेरे ही पंचायत की बस डेयरी वालों की मदद के लिए निकल पड़ती है ताकि दुग्ध व्यवसायी डेयरी कलेक्शन सेंटर तक समय पर पहुंच सकें। पुनसरी की ग्राम पंचायत गांव में साफ सफाई के महत्व को बखूबी समझती है। बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता बनी रहे, इसके लिए गांव की प्राथमिक पाठशाला में उन्हें खेल खेल में शिक्षित किया जा रहा है। ये सब यकीनन खूबसूरत है। पंचायत घर में प्रत्येक ग्रामवासी की सुनवाई होती है, उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। गांव में 24 घंटे बिजली आती है। कृषि की नई तकनीकों को लेकर यहाँ के किसान पूरी तरह से जागरूक हैं। गांव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 उत्साही युवाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए ग्रांट और आवश्यक तकनीकी सहायता दी गई है। पुनसरी गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है, जहां प्रशिक्षण हासिल कर रहे गांव के युवक युवतियां भविष्य की राहें तलाश रहे हैं। गांव में स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी सेंटर नियम से चल रहे हैं। पुनसरी गांव में महिलाओं के 109 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। पुनसरी गांव में ऐसा बहुत कुछ है जो इस गांव को
एक आदर्श गांव का दर्जा देता है। यूं तो सूरज रोज उगता है, पर अब की गांवों का सूरज गांवों को जगमगाएगा। 2 गांव ही क्यों, अब समय आ गया है, हर गांव अब आदर्श बन के दिखाएगा। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी इस मुहिम में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर इस योजना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम माननीय श्री नितिन गडकरी से निवेदन करते हैं कि कृपया हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सहयोगी कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित सभी सांसदगण, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज जयप्रकाश जी का स्मरण भी कर रहे हैं और जयप्रकाश जी ने अपने जीवन में समग्र क्रांति की बात की थी, टोटल रिवॉल्यूशन। और जेपी बार बार ये कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के जेपी की प्रेरणा से ही नवनिर्माण आंदोलन के साथ जुड़े रहे। मुझे भी उस समय महाविद्यालयीन विद्यार्थी होने के नाते जेपी के आंदोलन से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। आज हमारे देश में स्वाधीनता के 67 साल पूरे होने के बाद में भी हमारे गांव में लोग जो रहते हैं न उनके लिए हम आवश्यक सुविधाएं नहीं दे सके। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। बहुत से गांवों की स्थिति अच्छी नहीं है। अस्पताल की भी स्थिति ऐसी है। गांव में जो उपज होती है वहाँ तो स्थिति ऐसी है कि उसको ठीक प्रकार से कीमत भी नहीं मिलती। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं किसानों में काम करता हूँ। हमारे मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए मिट्टी भी 18 रुपये किलो के भाव से मिलती है राख, पर गेहूँ और चावल की कीमत 15 और 16 रुपये नहीं मिलती, ऐसी स्थिति है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। और ऐसे स्थिति में गांव का विकास हम कैसे करें? गांव दुर्लक्षित होने के कारण शहरों की समस्याएं भी निर्माण हुई है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि हमको भी पहले समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। कल्पना यही थी कि सरकारी योजनाओं का उपयोग करके हम गांव को समृद्ध और संपन्न बनाएं, पर जब हमने प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया तब हमारी दृष्टि सरकारी योजनाओं से आगे भी निकल गई। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में गांव आदर्श कैसे बने। केवल सरकारी योजना से ये आदर्श गांव नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग मार्गदर्शन करते हैं पर परिवर्तन की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक बहुत अच्छी बात हमारे 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन के निमित्त रखी थी कि हमारा हर सांसद एक गांव 2016 तक आदर्श गांव बनाए और बाद में और 2 गांव बनाए। हमारी डिपार्टमेंट की 66 योजना है जो गांव से जुड़ी हुई है। और अगर गांव समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे तो कोई शहरों में नहीं आएगा, शहरों की समस्याएं खड़ी नहीं होगी। आज गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। मुझे इस बात का दुख है कि 17,000 गांवों में आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, अनेक गांवों में हम शुद्ध पानी भी नहीं दे सकते। हमारे गांव के लोगों को हमारे वहाँ ठीक से रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिलती। प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि हमारे गांव में इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं जा सकता, हमारे गांव में ई लाइब्रेरी क्यों नहीं आ सकती, हमारे गांव में स्किल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं हो सकता। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये संकल्पना रखी कि गांव का आत्मा कायम रहे और शहर का विकास गांव में हो। और अगर गांव का विकास अगर होता है
गांव अगर अच्छे बनते हैं तो कोई शहर की तरफ नहीं जाएगा। और इसलिए इस योजना के द्वारा हमने सर्वांगीण उन्नति और विकास गांव का विचार किया है। और इसमें ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये आप जैसे सभी सम्मानीय सांसद के नेतृत्व में आपके गांव में आपको करना है, लोगों के सहभाग से करना है। केवल राज्य नहीं, समाज बदलना है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, और वो भी गरीब का। विशेष रूप से बार बार प्रधानमंत्री जो बात करते हैं वो गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं। और ये बात सही है कि अगर हम ठीक प्रकार से अगर काम करेंगे, हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, तो सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है वो निश्चित रूप से हम पूरा कर सकेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसलिए इस गांवों के पुनर्निर्माण में आप सबके सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में इस योजना को पूरी करना है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, और ये हमारी विशेषता है, कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, ये हमारी भारत की विशेषता है। भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत से मिली हुई ये जो हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, ये गांव में भी है। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का हम हर समय स्मरण करते हैं, और उनके विचार यही है। अंत्योदय के विचार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही कहा है कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस आखिरी व्यक्ति को, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उसको हम भगवान के रूप में माने। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय के विचार में कहा है। अब इस विचारों की पूर्तता करना, इस विचारों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गांव में करना, उसका नेतृत्व हमारा सांसद करे, ये हमारी प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है और विश्वास भी है कि आप सबके नेतृत्व में ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होगी। गांव के बच्चों को अच्छी स्कूल मिलेगी, गांव में अच्छा अस्पताल होगा, गांव में अच्छे रोड्स होंगे, और यहाँ तक टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं। मैं बायोफ्यूल और बायो एनर्जी में काम करता हूँ। गांव में जो कूड़ा है, कचरा है, उससे बायोगैस तैयार हो सकता है। गांव में अच्छा पानी हम लोगों को दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गांव में खाद तैयार हो सकता है। गांव में सोलर एनर्जी का उपयोग हो सकता है। गांव में अच्छा अस्पताल आ सकता है, गांव में अच्छी स्कूल आ सकती है, और महिला बचत गट के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। अनेक कल्पनाएं, अनेक योजनाएं। जब इस योजना का अध्ययन करने के लिए हमने जब शुरुआत की थी, तब देश में ऐसे अनेक आदर्श गांव हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी राज्यों में ऐसे आदर्श गांवों की सभी जानकारियां हमने इकट्ठा की। आज केवल 2 ही फिल्म आपको बता चुके हैं, और मैं ये मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है संवेदनशीलता की। सामाजिक संवेदनशीलता ये राजनीति में सबसे बड़ी ताकत है, और ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी के मन में है कि उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया है। और हम में से अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो समाज को बदलना चाहते हैं, केवल राज को बदलना पर्याप्त नहीं मानते। राजनीति की अपनी एक मर्यादा है। हमारे कृति से हमारे गांव के गरीबों का जीवन हम बदल सकें, जो अंधेरा वो दूर होगा, विकास का प्रकाश निर्माण होगा, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब सेवा, अच्छी सेवाएं वहाँ आएगी, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। तब केवल रोड बनाने से इस देश में 1,10,000 करोड़ का GDP बढ़ेगा, ऐसा तज्ञों ने बताया था। हमको गांव समृद्ध संपन्न बनाने हैं, किसानों की आत्महत्या रोकनी है, गांव के लड़कों को अच्छी शिक्षा देनी है, गांव में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, पर्यावरण गांव का अच्छा रखना है, और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के आधार पर मूल्याधिष्ठित हमारे संस्कार भी गांव के नई पीढ़ी को देने हैं। हमारा योग विज्ञान, हमारे अनेक प्रकार की जो विशेष रूप से भारतीय साधना है, वो पूरे दुनिया का आकर्षण बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि ये अनेक प्रकार के जो हमारे विशेष रूप से भारतीय विज्ञान है, योग विज्ञान है, बाकी भी है, पूरी दुनिया उसके बड़ी अपेक्षा की ओर से उसकी तरफ देखती है। क्यों नहीं हमारे गाँवों में लोगों तक वो पहुँचाए,
क्यों नहीं उन गरीबों का जीवन हम सुसह्य करें। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं जब वनवासी क्षेत्र में काम करता हूँ तो हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र में नमक के बजाय लाल चिटिया बारीक करके नमक के बजाय उसका इस्तेमाल करने वाले वनवासी मैंने देखे हैं। गाँव तक कोई जा भी नहीं सकता। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे प्रमुख नेताओं के संवेदनशील मन के बिना नहीं हो सकता। और इसलिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है वो केवल सरकारी योजनाओं की नहीं है। हम बार बार उनके साथ बैठे और हमने उनकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। मैं भी कंफ्यूज था। मुझे यही लग रहा था कि सरकारी योजना गाँवों तक पहुँचाना ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे भूमिका है। पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भूमिका केवल सरकारी योजनाओं को पहुंचाना और पैसे को पहुंचाना ऐसा नहीं है। केवल भौतिकवादी सुविधाएं देना इतना ही उसका मकसद नहीं है, पर भौतिकवादी सुविधाओं के साथ आत्मा, मन और उसके साथ साथ हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के साथ हमारा टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारा जीवन ग्रामीण जनता का सुसह्य कैसे बने। और अगर गांव समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे तो देश समृद्ध होगा, संपन्न होगा। एक तरफ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर है। प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि ये ई लाइब्रेरी गांव में क्यों नहीं हो सकती। क्यों हमारे गांव के बच्चे ई लाइब्रेरी के द्वारा दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़ सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि इस योजना का जो स्पिरिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमारे सांसद भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से जो पूरी भावना इस योजना में आई है और इस योजना में आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबकी संवेदनशीलता का परिचय इसमें मिलेगा। आप सब गांव, गरीब, किसान के प्रति जिम्मेदार होकर सामाजिक जागरूकता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों का उपयोग करके आपके नेतृत्व में ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जन आंदोलन बने, ये संकल्पना इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की है। वह अपने जीवन को एक विचारों के साथ जीते हैं और आगे भी निश्चित रूप से उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है दिस इज द स्पिरिट ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स केवल राजनीतिक गतिविधियाँ यानी पॉलिटिक्स नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ये राजनीति है। और ये राजनीति का सही अर्थ है कि राजकारण से समाज कारण करें और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का कार्य करें, यही संकल्पना है। एक बहुत अच्छी शुरुआत जो महात्मा गांधी जी का सपना था, जो जयप्रकाश जी का सपना था, वो समग्र क्रांति का सपना था, जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का सपना था, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सपना था, वो इस योजना के द्वारा हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे सभी सांसद इस योजना का जन आंदोलन के रूप में नेतृत्व करें। हमारा विभाग, हमारी सरकार अपनी योजनाएं, जो अलग अलग प्रकार के राज्य सरकार के मंत्री भी यहाँ उपस्थित है, सचिव भी उपस्थित है, हम चाहते हैं कि गाँव में भी ये परिवर्तन हो, आदर्श गाँव बने और भारत हमारा पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बने। इसी सपने को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये योजना गांव, गरीब और किसान के भलाई की योजना है। और गांव अगर अच्छे हो जाएंगे तो शहरों में कोई झुकी झोपड़ी नहीं बनेगी। गांव को समृद्ध संपन्न बनाना यही हमारा सपना है और प्रधानमंत्री जी की यही भावना है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे विभाग ने इसमें बहुत अच्छी तैयारी की है। प्रधानमंत्री की भावना पूरी तरह से योजना में ओतप्रोत होकर कैसे आएगी, इसकी पूरी कोशिश हमने की है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने अगर कुछ सुझाव दिए तो वो भी जरूर सोचेंगे, पर आप इसको संवेदनशील मन से, सामाजिक दायित्व के भाव से, इस आनंद में बहुत समाधान देने वाली योजना है। इसमें आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और निश्चित रूप से आपका योगदान, आपका मार्गदर्शन, आपका यशस्वी नेतृत्व हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान और गांवों को बदल के रखेगा, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बहुत अच्छी जीवन दृष्टि, एक अच्छी विजन, एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक अच्छी कल्पना, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की एक अच्छी सोच उन्होंने हम सबको दी। उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप इस योजना को यशस्वी करें, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की संकल्पना का अंततः स्वरूप क्या होगा, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस मंजिल तक पहुंचने का रोड मैप क्या होगा,
इसका ही एक संकलित रूप है मार्गदर्शक पुस्तिका। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हर भारतवासी एक नई उमंग, एक नए उत्साह से नए युग को करवट बदलते हुए देख रहा है। राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा के रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का ये योजना एक और प्रकाश स्तंभ है। इस नवीन और अनोखी सोच के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि कृपया अभिभूत राष्ट्र को संबोधित करें, हम सबको राह दिखाएं। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान उपेंद्र जी कुशवाहा, मंचस्थ महानुभाव, सभी आदरणीय सांसद महोदय और सभी देशवासी, देश आजाद हुआ तब से आप तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। और ये प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए, समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलने रहने चाहिए, बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिए, बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिए और ये न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिए, उस प्रक्रिया में प्राण शक्ति भरने के लिए कुछ नए एलिमेंट हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। योजनाएं तो सभी गांवों के लिए है, लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से लीड किया और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे गांव नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छे गांव है, लोगों ने बनाए हैं। आवश्यकता यह है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए। आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती का पावन पर्व है।
आजादी के आंदोलन में मुखर युवा शक्ति और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न रखते हुए, रचनात्मक कामों में अपने आप को आहूत करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिए प्रेरणा बने। और जयप्रकाश जी, एक बात, उनके विचारों पर गांधी विनोबा की छाया हमेशा रहती थी, लोहिया की छाया भी रहती थी। और उन्होंने एक बात कही कि ग्राम धर्म एक महत्व बात है, और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव है। और अगर ग्राम धर्म संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का रास्ता अपने आप चुन सकता है। महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी 15 में विदेश से वापिस आए, 1915 में। 2 साल के भीतर भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया और वहीं बिहार की चंपारण जगह पे जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जन भागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है, और नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती जी प्रभा देवी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयप्रभा नगर के विकास के लिए अपने आप को आहूत किया था। और जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई गांवों में गांवों के जीवन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इस मकसद को लेकर के उन्होंने काम किया था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों की विजिट करने गए तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य है कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए, और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक में एक गांव अच्छा बन जाता है तो वो फिर बात वहां रुकती नहीं है, अगल बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भाई देखो वहां यहां हुआ, हम भी कर सकते हैं, यहां एक प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। इसका वायरल इफेक्ट शुरू हो सकता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम किस प्रकार से इसकी नींव रखते हैं। हमारे देश में लंबे अरसे से आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करने वाले, विकास के क्षेत्र में चर्चा करने वाले, एक बहस लगातार चल रही है, और वो चर्चा है कि भाई विकास का मॉडल टॉप टू बॉटम हो कि बॉटम टू टॉप हो। ये चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम चर्चा करनी भी चाहिए, उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं, लेकिन काम वालों का काम है कि चलो भाई कहीं से शुरू तो करें। तो
टॉप टू बॉटम जाना है कि बॉटम टू टॉप जाना है, वो चर्चा जहां होती है होती रहे, लेकिन हम तो कम से कम बॉटम पे बैठ के एक गांव में देखे तो सही। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है जिसका अंदाज बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है। किसी भी दल का क्यों ना हो, वो अकाउंटेबल होता है, उसको काम करने रहना पड़ता है, हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाती है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगे रहती है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा कि नहीं, मैं कोई कह नहीं रहा हूं, लेकिन इस प्रयोग के कारण एमपी लेड फंड होता है, उसमें भी होता क्या है, उसको इलाके के लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर वो बांट देता है और सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई जरा ज्यादा से ज्यादा गांव खुश हो जाए, ऐसा कर लेना, जरा छोटी छोटी स्कूल में फिर जा। आखिर का होता ही है। ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक फोकस एक्टिविटी के द्वारा ये लगने लगेगा कि हाँ भाई, उस गांव के साथ आने वाले दशकों तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा, भाई पहले तो हमारा गांव ऐसा था, लेकिन हमारे एक एमपी बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया। आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है, लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है, ये सारी बातें जब एक सांसद एक गांव को लेकर के चर्चा शुरू करेगा तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली है। ये मैंने छोटा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा, सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, हाँ देखो यार, उस गांव में हमने इतना बदल किया तो ये सब जगह पे हम कर सकते हैं। आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पे बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी भी जगह पे होगा। जहां टंकी है वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ, आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ नहीं हुआ। और इसलिए आउटकम पर फोकस देने के लिए एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले, हो सके तो 3000 5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800 2600 है तो लेना नहीं और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मत लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000 5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था करिए। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय वो कोई भी गांव सिलेक्ट करे, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर क्या करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई हैं, मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। ये पूरी योजना आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल सप्लाई ड्रिवन रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई, फिर वही इंजेक्ट करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा सप्लाई ड्रिवन से शिफ्ट करके
डिमांड ड्रिवन बनाना चाहते हैं। गांव में अर्ज पैदा हो, गांव कहेगा हाँ ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि गांव में एक ब्रिज बना देना है या गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना देना है, इस प्रकार का नहीं है। हमारी आज की स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताएं, गांव की स्कूल हो, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजा घर हो, कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था। मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों में बहुत कम लोगों के सौभाग्य मिला होगा जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में, जिलों में, 400 से अधिक जिलों में मुझे हिंदुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000 से अधिक गांव ऐसे होंगे जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा, और इसलिए मैं स्व अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं, और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्वास पैदा करें, गांव को तय करवाएं कि हाँ ये करना है। अब मुझे बताइए, किसी गांव में 3000-5000 की बस्ती हो, एक साल में डिलीवरी कितनी होगी? मैक्सिमम 100। उसमें 50-60 महिलाएं ऐसी होगी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, 25-30 महिलाएं ऐसी होगी जिनको इस गर्भावस्था में अगर पोषण की व्यवस्था गांव कर दें तो कभी भी कुपोषित बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं है, माता के मरने की संभावना नहीं है। अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो कैबिनेट का नोट बनेगा, डिपार्टमेंट का कमेंट आएगा, कैबिनेट पास करेगी, टेंडर निकलेगा, टेंडर निकलने के बाद क्या होगा सबको मालूम है। फिर 6 महीने के बाद अखबार में खबर आएगी कि ये हुआ। इसमें न टेंडर लगेगा, न बजट लगेगा, न कोई कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, कोई मंत्री की जरूरत पड़ेगी। गांव के लोग मिलकर तय करेंगे कि भाई हर वर्ष 25 महिलाएं अगर गर्भावस्था है, गरीब हैं, तो उनको 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल फूड के लिए हम गांव के लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं बताता हूं ये काम आसान है साथियों। हमने मिजाज बदलने की आवश्यकता है, हमें जन मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और सांसद महोदय भी यूं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे तब नो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पारिवारिक समय, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे। आप देखिए क्या चेतना आती है जी, गांव जुड़ जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे यहां सरकार की योजना से मध्याह्न भोजन चलता है, अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्मदिन, अपने पिताजी की पुण्यतिथि कुछ न कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनका संपर्क करके कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपके जीवन का अच्छा प्रसंग हो, आप परिवार के साथ स्कूल में आइए, घर से कुछ मिठाई विठाई लेके आइए, और बच्चे जब मध्याह्न भोजन करते हैं आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ बांटिए। मुझे बताइए सोशल हार्मनी का कितना बढ़िया मूवमेंट चल सकता है। एट द सेम टाइम मध्याह्न भोजन की क्वालिटी चेंज लाने के लिए ये इनपुट काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कोई बहुत बड़ा सर्कुलर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। ये तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते, नहीं पकड़ सकते। गांव में सरकार की योजना है गोबर प्लांट लगाने, गोबर गैस के प्लांट लगाने के लिए। होता क्या है हम सबको मालूम है,
कोई बेचारा एक आध व्यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है, और फिर वो 1 साल 2 साल में वो एक स्मारक बन जाता है। अब ये स्मारक बनाना कितना बनाते रहोगे आप? लेकिन अगर मान लीजिए गांव की ही गोबर बैंक बना दी जाए, एक जगह पर गांव में जितना गोबर हो, जैसे बैंक में रुपया जमा कराते हैं, गोबर बैंक में गोबर जमा कराते हैं, उसका एक कॉमन गैस प्लांट बने, पूरे गांव को गैस सप्लाई हो, धुएं से चूल्हे में काम करते करते हमारी माताएं बहनें गांव में जो परेशानियां करती हैं, बिना खर्च ये संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना मैं देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करें, जब खेती की सीजन आए उतना ही उसको वापस दे दीजिए फर्टिलाइजर, गांव की गंदगी जाएगी, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, और पूरा गांव साफ सुथरा होने के कारण हेल्थ पैरामीटर में जो सुधार आएगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम खुद इंटरेस्ट लेकर के गांव में एक माहौल बनाए। मैं कभी सोचता हूं, क्या गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा हम माहौल बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है, उसको एक उत्सव के रूप में गांव वाले क्यों ना मनाए? उस गांव के लोग पढ़े लिखे जितने शहरों में गए हैं, उस दिन खास गांव में क्यों ना आए? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे यार अपने गांव में ये नहीं, चलो अपन मिलकर के ये कर दें, ये गांव में ये करना चाहिए, मिलकर के कर दें। ये जब तक हमारा मिजाज बना, और मैं मानता हूं आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है, यही अल्टीमेट है। ये अगर मैं सोचूंगा तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है, हर सोच पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। और इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। जो अब तक हुआ अच्छा है, जो आज हो रहा है एक कदम आगे है, आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा। अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य है कि एक वहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करें, हम प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं 2016 के बाद जिस सांसद ने काम किया होगा वो अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा उस गांव में एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाएगा, और गांव रिश्तेदारों को कहेगा अरे चलो चलो मैंने जो गांव बनाया देखने के लिए आइए। ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो किसी के भी व्यक्ति में जीवन में समाधान देता है। जयप्रकाश नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, मैं समझता हूं आज के युग में ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरक है। उन्होंने कहा भाई लोकतंत्र में और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वभाव है राजनीति का होना, यह आवश्यक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण हम परेशान हैं। गंदी राजनीति के कारण बदनामी हुई, पूरे राजनीतिक क्षेत्र की बदनामी हुई है। मुद्दा ये पार्टी वो पार्टी नहीं है, एक विश्वास के माहौल को चोट पहुंची है। तो जयप्रकाश जी ने अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से मुक्ति ये मार्ग नहीं है, मार्ग ये है गंदी राजनीति की जगह उदार और अच्छी राजनीति इतनी तेज आए ताकि उसकी जगह ले ले। मैं मानता हूं सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है, जो उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या ना करे, मेरा उस गांव के किसी नेता के साथ पड़ती हो या ना पड़ती हो, इन सब से परे होकर के एक गांव के लिए ये सारे बंधन सब गांव के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा।
यहाँ तो गांव एक कम्युनिटी है, गांव एक सामूहिक समाज है, एकरस समाज है, एकत्व की अनुभूति से करने वाला है। और सपनों को पूर्ति करने के लिए मैं एक कैटलिक एजेंट के रूप में, मैं एक फैसिलिटेटर के रूप में, मैं उनका साथी बनकर के काम कर सकता हूं क्या? जब 2016 में इस अनुभव के आधार पर जब संसद में चर्चा होगी, मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जब सांसद पार्लियामेंट में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा, कितनी ही असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी संसद के अपने अनुभव की उस बात को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। संसद की बात का महत्व बढ़ जाने वाला है। कोई सरकार नकार नहीं पाएगी कि भाई तुम तो फलानी पार्टी को ठीक है आलोचना कर दो, नहीं होने वाला है। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं उस गांव में गया था, मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे गांव में दिक्कत आ रही है, आपकी नीतियां गलत हैं, आपकी योजनाएं गलत हैं, आपके अफसरों को समझ नहीं है, तो बोलेगा। उस बोलने में जो वजन होगा, जो ताकत होगी, वो सरकार की नीतियां बदलने के लिए कारण बन जाएगी। और ये देश को बॉटम टू टॉप वाला जो रास्ता है ना, वो उसी से चुना जाने वाला है। एकेडमिक वर्ल्ड में टॉप को बॉटम, बॉटम टू टॉप चर्चा होती रहेगी। हम कहीं से शुरू करना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, सप्लाई ड्रिवन नहीं, डिमांड ड्रिवन हम विकास को ले जा सकते हैं। सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा विकास का रास्ता चुन सकते हैं क्या? सरकारी सहायताओं के साथ साथ जन भागीदारी के महात्म्य को बढ़ा सकते हैं क्या? हम एक आंध्र के गांव का देख रहे थे। इतने छोटे से गांव में उन्होंने 28 कमेटियां बनाई हैं। सारी कमेटियां फंक्शनल है, यानी ऐसी नहीं है कि मालाएं पहनने के लिए है। सारी कमेटियां फंक्शनल है और उन्होंने उन काम को करके दिखाया है। अगर हम ये प्रेरणा दें और अगर आज सांसद के द्वारा, कल एमएलए के द्वारा, अगर हर वर्ष हम 7-8 हजार गांवों को आगे बढ़ाते हैं, देखते ही देखते ऐसी वायरल इफेक्ट होगा कि हम पूरे ग्रामीण परिसर के विकास के मॉडल को बदल कर देंगे। और हमें समझ के चलें, गांव के व्यक्ति के एस्पिरेशंस भी शहर के लोगों से कम नहीं है। वो दुनिया देख रहा है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदल चाहता है। उसको भी अच्छे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, उसको भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन मिलता है तो उसको चाहिए। अब हम मानो कहते हैं कि भाई ड्रिप इरिगेशन, पानी का संकट है, दुनिया में कौन इनकार करता है? हर कहता है कि पानी का संकट है। क्या मैं जिस आदर्श ग्राम को लूंगा, वहां पर जितने किसान होंगे, वहां का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा कि जहां पर मैं ड्रिप इरिगेशन न लगवाऊं। सरकार की जितनी स्कीमें होगी वो लागूंगा, बैंक वालों से बोल करके उनको लोन दिलवा दूंगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन करके मैं उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकता हूं क्या? गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। वहां भी पशुपालन होगा, मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़े, पशु की स्थिति में सुधार आए, उसको साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। मैं अफसरों को लाऊंगा, कैंप लगाऊंगा, समझाऊंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा, मैं बदलाव ला सकता हूं नहीं लाऊंगा। मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर में एमपी चुन करके आए हैं, एक भी गांव नहीं है, मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र से नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, एक आध जिम्मा लीजिए, आप उसको काम कीजिए। जो राज्यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्य के अंदर जहां से वो चुन करके आए, जहां से कोई भी उनको मन मर्जी पड़े गांव सिलेक्ट करें। जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं, वे हिंदुस्तान में जहां उनको ठीक लगे कोई गांव पसंद करें, एक गांव को उनको करें। लेकिन हम सब मिल करके एक रचनात्मक राजनीति के द्वार खोलने का काम करेंगे और राजनीतिक छुआछूत से परे होकर के करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी का, राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये ऐसी पिछली शताब्दी की विचारधारा के प्रतीक है जिनकी छाया किसी न किसी राजनीतिक जीवन पर आज भी है।
सबकी सब पर नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी की किसी पर है। उनसे प्रेरणा लेकर के हमको आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर इसकी गाइडलाइंस पेश करेंगे। कुछ मित्रों ने मुझे उसी शाम को ईमेल करके मैंने गांव सिलेक्ट किया ऐसा करके मुझे बताया था, और वो भाजपा के ही लोग थे ऐसा नहीं, भाजपा के सिवाय के एमपी ने भी, कांग्रेस के एमपी ने भी मुझे लिख करके दिया था। तभी मुझे लगा था कि इस बात में दम है, राजनीति से परे होकर के सब इसको गले लगा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे मुझे भी अभी गांव तय करना मेरे इलाके में बाकी है, क्योंकि मैं भी चाहता था गाइडलाइंस तय होने के बाद मैं मेरे बनारस के लोगों से मिल करके बैठ करके, वहाँ के अफसरों से भी मिल करके बैठ करके एक आध गाँव सेलेक्ट करूँगा। आने वाले 15-20 दिन में मैं जरूर कर लूँगा, लेकिन हम मिल करके अपने यहाँ विश्वास जताएं और उसको करेंगे। और उनको विश्वास दीजिए कि आप एमपी रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक मॉडल बन रहा है, और फिर और गांव वालों को उस मॉडल दिखाने के लिए लाने का टूर करोगे तो वो अपने आप में बदल आ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास, ये मूल मुद्दा है, अपने प्रयत्नों से, अपने हुक्म से नहीं, चिट्ठी लिख दिए बात छुट्टी, ऐसा नहीं। ये काम मैं एक एमपी के नाते सवाल पूछ लूं पूरा हो जाए, नहीं, हम मिलकर के एक गांव करेंगे। मैं समझता हूं भारत माँ की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम अपना रहे हैं। मैं फिर सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ, सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है। और सबके मार्गदर्शन में, ये कोई योजना अल्टीमेट नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सुधार आएंगे, बहुत प्रैक्टिकल बातें आएंगी, लेकिन ये रुपये पैसों वाली योजना नहीं है। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ाए, इसी की अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार जयप्रकाश जी को आदरपूर्वक नमस्ते करता हूं। थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री LC गोयल ने इस योजना से जुड़ी अपनी पूरी टीम का उत्साह बराबर बनाए रखा और मेरुदंड की तरह उसे आधार दिया। हमारा अनुरोध है श्री LC गोयल से कि कृपया आभार प्रकट करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री, आदरणीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, आदरणीय कैबिनेट सेक्रेटरी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, केंद्र सरकार के अन्य माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, राज्यों से आए माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला कलेक्टर, DDO, BDO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के महिला सदस्यगण, स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत ट्रेनिंग पा रहे युवा साथी, मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया और सभी को पक्का मकान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए गांव की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। इस दिशा में ये जो स्कीम आज शुरुआत हुई है, एक माइलस्टोन साबित होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इस योजना की रूपरेखा, जैसा कि पहले बताया गया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, कई मीटिंग्स
जो कि उसी के बेस पे ये रूपरेखा तैयार की गई है। और ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, जैसा कि उल्लेख किया गया। दिस इज़ मच बियॉन्ड ए गवर्नमेंट स्कीम। इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटरी एफर्ट। तो उस वजह से हमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्कीम एक नया जो है पाथवे वो हमको दिखाएगी। सर, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस योजना का और इसकी गाइडलाइंस का आज शुभारंभ किया, और जो आपने गांव के विकास के लिए और इस योजना के बारे में जो मार्गदर्शन दिया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय माननीय सांसदों के साथ मिलकर इसे पूरी लगन, मेहनत और जिम्मेदारी से पूरा करेगा। मंत्रालय ने इस स्कीम के लिए एक वेबसाइट भी स्टार्ट किया है। इस वेबसाइट को हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, जिससे कि इस योजना को सफल बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मंत्रालय माननीय सांसदों को पूरी सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। थैंक यू। धन्यवाद श्री गोयल। माननीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद।